नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने सुशील यादव और फिर से लेकर आया हूँ एक जोरदार, ज़बरदस्त, शानदार और एक बहुत खूबसूरत सी क्लास। आज के सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पर। और आज मैं आपको यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक सेशन लेकर चलूँगा जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। सर्वप्रथम मैं 2 मिनट आपसे चाहूँगा और 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपको अवगत होगा कि मैं आपके सामने इस उत्तर प्रदेश जीके को जो मैं अभी लेकर चल रहा हूँ बहुत जल्द यानी कि 20 से 25 क्लास के बीच में मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरा उद्देश्य होगा कि आपका जेल वार्डन आदि का या लेखपाल का कोई भी प्रश्न ना छूटे, चाहे वीडियो 1-2 फालतू भी बन जाए, लेकिन मेरा जो टारगेट, मेरा जो उद्देश्य रहने वाला है आपके प्रश्न कोई भी ना छूटें। ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मुझ पर ऐसा विश्वास भी करेंगे। तब मैं आपको अभी 15 अगस्त से जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इतिहास पर मैं आपसे बात करूंगा। और इतिहास पढ़ने का अगर आपका नजरिया ना बदल दो ना तो फिर आप मुझे आकर पकड़ लेना। इतिहास पढ़ने में जिसको रुचि नहीं होती, अगर उसे इतिहास पढ़ने में रुचि पैदा ना कर दूं तो आप मुझसे आकर मिल लेना, इतना विश्वास जरूर रखना। आपने उत्तर प्रदेश जीके को पढ़ा होगा, थोड़ा सा तो मुझे जरूर समझ लिया होगा कि हाँ मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, किस तरह से बातें करता हूँ और मेरी जो पढ़ाने की शैली है वह बहुत ज्यादा आपको पसंद आती है। क्योंकि जब मैं कमेंट बॉक्स को देखता हूं तो मेरा दिल एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है और मैं और ज्यादा उत्साह के साथ अगली वीडियो में आने की कोशिश करता हूं। तब आप इतना जानिएगा कि जो 15 अगस्त से हम लेकर आएंगे उसमें मैं उत्तर प्रदेश की इस जीके को यानी उत्तर प्रदेश की इस जीके को एकदम जीरो लेवल से, एकदम शुरू से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर के लिए कारगर सिद्ध होने वाली होगी। बिल्कुल एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा और उसमें सिर्फ मेरा ध्यान पढ़ाने पर नहीं होगा, उसमें मैं बहुत और भी उम्दा चीजों को कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हर किसी वीडियो को, हर किसी क्लास को आपको देने के बाद मैं आपसे उस वीडियो से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको यहाँ पर लगाने होंगे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले होंगे। अब वह क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे या फिर आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, यह बात यहां पर सर आपको क्लियर कर देंगे। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जीके के साथ मैं नए आयाम पर पहुंचूंगा, बहुत नई नई चीजों को जानेंगे। अभी जिसने उत्तर प्रदेश जीके पढ़ लिया है, जब दोबारा वह एक बार पढ़ेगा तो मेरा हर बार पढ़ाने का तरीका एकदम से उम्दा होता है। जिसने पढ़ चुका है, जिसने पढ़ लिया है, वह भी पाएगा कि हाँ मुझे बहुत सारी चीज नई देखने के लिए मिल रही हैं। नई से मतलब होगा कि नए तरीके से और नई नई बातों पर मैं आपसे प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तब आप इतना समझ जाइएगा कि हम 15 अगस्त से बहुत जबरदस्त सा धमाका आपके सामने लेकर आएंगे और आपके सपोर्ट की विशेष आवश्यकता उसमें होगी। और मुझे उम्मीद भी है कि आप जरूर ऐसा करके दिखाएंगे। तो इंतजार करिएगा 15 अगस्त तक का। बहुत दुगने जोश, तिगने उत्साह के साथ आप सभी के सामने आने वाला हूं मैं इतिहास पर बात करने के लिए और उत्तर प्रदेश की जीके लेकर। और मैंने फिर से कहा है कि अगर इतिहास पढ़ने का नजरिया ना बदल दूं तो फिर आप मुझसे आकर कहिएगा। फिलहाल आपका समय जाया ना करते हुए, जैसे कि मेरी हमेशा आदत रही है, आपका समय मैं कभी जाया करता नहीं हूं और मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आज की वीडियो को, आज के सेशन को आरंभ करता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझते हैं जरा चीजों को। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक विषय पर। और जो उत्तर प्रदेश का विषय रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों को पढ़ेंगे। मेले मतलब आप ऐसे समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मेले होंगे उन पर एक बार हम सरसरी नजर से इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस मेले की अगर कुछ विशेषता रही होंगी तो उन विशेषताओं को भी मैं आपके सामने यहाँ पर परिपक्व कराऊंगा और उस मेले से बनने वाले प्रश्नों को भी मैं आपके सामने स्टार लगाकर इंगित करूंगा और कहूंगा इसे याद जरूर रखिएगा।
तब आप इतना समझिएगा कि यह जो टॉपिक है आज का, यह रटने वाला ज्यादा होता है। आप भी समझते हैं और इस बात को मैं भी समझता हूं, लेकिन फिर भी नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्सों के माध्यम से आप 10-12 दिन में एक बार रिवाइज करते चलिएगा। इन मेलों को आप आसानी से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तब मैं आज अगर मेलों पर बात करने वाला हूं तो मैंने कहा है कि ज्यादातर टॉपिक रटने वाले होते हैं, फिर भी आप मेरे साथ एक बार आइएगा, बनिएगा, समझिएगा। आपको ज्यादातर चीजें मैं यही याद करा रहा हूँ और उसके अलावा बची हुई चीज आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, आपको सारी की सारी क्लास आपके दिमाग में यहां पर सेट हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक बात करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मेले पड़ने हैं तो लगभग इस उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष, यानी ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में 2250 मेलों का आयोजन हो जाता है। यानी प्रमुख 2250 मेलों का आयोजन आपके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ऐसा इस बात को किताबें लिखती हैं और हम इसको मानेंगे भी, ध्यान देंगे। अगर यहां पर कुल 2250 मेले संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लगाए जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मथुरा, और इससे मथुरा के अंदर कितने मेले लगेंगे? 86 मेले एक वर्ष में आयोजन किया जाने का काम करेगा। यह इस उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेलों में सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी सबसे ज्यादा मेले उत्तर प्रदेश में कहां पर लग रहे होंगे? तो आप कहेंगे सर मथुरा के अंदर सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। आप वैसे भी जानते हैं मथुरा धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा यहां पर प्रमुख रहता है मथुरा, तो वहां पर मेले लगने लाजमी बात है। कितने? 86 मेले लगते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं। दूसरे नंबर पर कानपुर और हमीरपुर को रखेंगे जहां पर 79 मेलों का आयोजन किया जाता है लगभग प्रतिवर्ष। उसके बाद झांसी की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या में मेले लगते हैं, हम कहेंगे 78 मेले लगभग झांसी में भी आयोजन किए जाते हैं। उसके अलावा एक प्रश्न क्लियर हो गया है कि सर सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं? आप पाएंगे मथुरा। लेकिन आप ध्यान भी देंगे कि अगर सबसे ज्यादा मेले इस उत्तर प्रदेश में मथुरा में पाए हैं तो आप इस पीलीभीत को जरूर माइंड में रखेंगे कि पीलीभीत वह जिला है इस उत्तर प्रदेश का जहां पर सबसे कम मेले लगते हैं। यानी सबसे ज्यादा मथुरा, सबसे कम पीलीभीत। दो ही प्रश्न इस स्क्रीन पर आपके दिमाग में सेट होने वाले हैं। सबसे कम मेले कहां पर, सबसे ज्यादा मेले कहां पर, कितने लगते हैं? एक आइडिया रखिएगा। अगर 2250 टोटल हैं तो उनमें से 86 मथुरा में लग जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब प्रमुख मेलों पर आते हैं। आप स्थान का ध्यान रखेंगे, यानी स्थान का ध्यान रखेंगे कि स्थान का नाम क्या है और वह मेला किस नाम से लगता है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। अगर उस मेले की कोई खास बात होगी तो मैंने उसको भी नोट किया है, आप भी नोट करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी उस मेले का नाम देगा और उसका स्थान पूछ रहा होगा। बहुत से मेले ऐसे पाएंगे जिसमें आप उस मेले से ही पहचान जाएंगे कि यह कहां पर लगेगा। जैसे लखनऊ महोत्सव लखनऊ में ही होगा, आगरा महोत्सव आगरा में ही होगा, प्रयागराज महोत्सव मतलब प्रयागराज में ही होगा। तो बहुत से मेलों को आप इस तरह याद कर जाएंगे कि उसके नाम में ही स्थान का नाम आप पा रहे होंगे। लेकिन बचे हुए मेलों में से कुछ मेले आपको याद भी होंगे। मेरी उम्मीद अगर सही है तो यह बात भी ठीक होगी। लेकिन कुछ मेलों को हम याद कर लेते हैं। आइएगा किस तरह से, देखिए महाकुंभ मेला, ध्यान रखिएगा। इस महाकुंभ को पहले सिर्फ कुंभ कहा जाता था, यानी कुंभ के नाम से इसे जानते थे। अब इसमें एक शब्द जोड़ा है महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब यह है कि इसको महाकुंभ जोड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वह था अर्धकुंभ का। आप ऐसे समझिएगा कि अर्धकुंभ का आयोजन जो किया जाता था यह 6 साल के बाद किया जाता था और महाकुंभ का आयोजन जो यानी कुंभ का जो आयोजन किया जाता था वह 12 साल बाद किया जाता था। तब मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी ने यहां पर फेर बदल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में अर्ध नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, हर चीज संपूर्ण होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अगर इसे हम अर्ध कुंभ नाम दे रहे हैं तो इसे अब सिर्फ कुंभ कहेंगे और जो इससे 12 वर्ष में मनाया जाता है उसे आप महाकुंभ कहेंगे। यानी इस अर्ध को हटाने की कोशिश की और इसे नाम सिर्फ कुंभ देने की कोशिश माननीय श्री योगी जी ने की
और इसको नाम दे दिया महाकुंभ। तब आप कहेंगे महाकुंभ कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? आप कहेंगे 12 वर्ष बाद। अर्धकुंभ कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? आप कहेंगे 6 साल के बाद। लेकिन आप ध्यान रखेंगे 12 साल के बाद कैसे? तो ध्यान देंगे कि जो यह कुंभ का इतिहास रहा है वह बहुत पुराना रहा है। थोड़ी सी मैं आपको बात कर लेता हूं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा रहा हूं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बातों को समझिएगा। कि माना जाता है कि समुद्र मंथन कभी हुआ था, उसके अंदर से विभिन्न प्रकार की चीजें निकली थी, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। और अमृत जो था उसके पीछे जो यहाँ पर हमारे निशाचर थे और देव थे, उनके बीच में यहाँ पर युद्ध होना शुरू हो गया। दरअसल जो विष था वह भगवान शिव ने पीने का काम किया था, अमृत जो था वह अमृत के पीछे इनमें द्वंद्व युद्ध होने लगा और यह दोनों ही यहाँ पर क्या चाहने लगे कि हम अमृत का यहाँ पर सेवन पान करें। लेकिन देव जो थे वह नहीं चाहते थे कि राक्षस कुल के लोग इसको पीने का काम करें। तब इस अमृत को लेकर एक देव यानी कि वहां से भागने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं और माना जाता है कि वह 4 स्थानों पर, कुछ लोग कहते हैं कि गरुड़ के माध्यम से उस जिस पात्र में वह अमृत रखा था उस पात्र को इस स्थान पर रखा गया। कुछ मानते हैं कि वहां पर कुछ बूंदें अमृत की गिर गईं और जहां जहां उस अमृत से बूंदें गिरी वहीं पर हम 4 जगह पर कुंभ का आयोजन करने लगे। वह 4 स्थान कौन से थे? प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। और इसी जगह पर हम क्या करने लगे? यहाँ पर हम यानी कि कुंभ का आयोजन करने लगे। वह जो इस अमृत को लेकर जाने का समय था वह लगभग 12 दिन का था, यानी 12 दिन में उस अमृत को लेकर यहां से जाया गया था। तब 12 साल बाद ही हम इसका आयोजन करते हैं, ऐसा मानना जाता है। जब ध्यान देंगे कि मान लीजिए यहां पर प्रयागराज के अंदर 3 साल बाद लगेगा, फिर अगले 3 साल बाद हरिद्वार में लगेगा, अगले 3 साल बाद नासिक में लगेगा, अगले 3 साल बाद उज्जैन में लगेगा। तो यहाँ पर यह कुल कितनी साल हो गई? 12 साल। यानी अगर प्रयागराज में कभी लगा है तो अब 12 साल बाद फिर से इस प्रयागराज का नंबर आ जाएगा और 12 साल बाद प्रयागराज में लगने का काम होगा। लेकिन हमको उत्तर प्रदेश की जीके पढ़नी है तो आपको याद भी रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ पर कुंभ लगता है वह कहाँ पर? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लगने का काम करता है। आप ध्यान रखेंगे जो अभी 2021 में कुंभ लगेगा, कब? 2021 में, मैं इसे यहां नोट कर रहा हूं। 2021 में जो कुंभ लगेगा वह कहां पर? हरिद्वार में लगने का काम करेगा। फिर 3 साल बाद आगे, फिर 3 साल बाद आगे और फिर से इसी तरह पीछे आता रहेगा। आगे बात करते हैं। इस महाकुंभ में शाही स्नान होता है। शाही स्नान यह होता है कि जो साधु होते हैं, जब कुंभ का आयोजन किया जाता है तो साधुओं के द्वारा इस कुंभ में पहला स्नान किया जाता है। और वह साधुओं का मतलब कि विभिन्न प्रकार के अखाड़े साधु में बने हुए हैं, उन अखाड़ों के जरिए से इसमें स्नान किया जाता है। तो साधुओं का जो स्नान है, साधुओं के जो अखाड़ों का स्नान है, उसी को आप शाही स्नान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शाही स्नान क्या है तो कुंभ के आयोजन के समय पहले जो साधु स्नान करते हैं उसी को शाही स्नान कहते हैं। और साधुओं के भी अखाड़े, यानी एक साधु नहीं, बहुत बड़े बड़े अखाड़े इनके होते हैं, वह आप सभी जानते होंगे, वह स्नान करते हैं, उसे शाही स्नान कहा गया है। आगे चलते हैं। अर्धकुंभ मैंने आपको बता ही दिया कि इसके नाम को हटाकर अब महाकुंभ जोड़ दिया गया है। अगला लखनऊ महोत्सव, बताने की आवश्यकता नहीं है, लगेगा कहां पर? तो लखनऊ में ही लगेगा लखनऊ महोत्सव। यह तहजीब ए लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ महोत्सव। और यह क्यों आयोजित किया जाता है? तो संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इसे आयोजन करने का काम किया जाता है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से इसको परिपक्व लोगों को कराने के लिए इस लखनऊ महोत्सव यानी राजधानी में इसे क्या किया जाता है? यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तहजीब है लखनऊ कहते हैं, इस बात को भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहां पर है? आगरा में है। तो पहले तो प्रश्न बिल्कुल बेसिक सा आपसे पूछा जाए तो आप एक बार में बता देंगे बटेश्वर मेला कहां पर है, तो आप कहेंगे सर आगरा में। लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजों को इसको जोड़ते हैं जिससे आपको बातें याद रहें। बटेश्वर मेला क्यों प्रमुख है? देखिए,
यहां पर शिव के 101 मंदिर हैं। दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है जहां पर शिव के 101 मंदिर पाए जाएं। तो प्रमुख जगह होगी कि नहीं होगी? बटुकेश्वर। यहां पर 101 मंदिर शिव के पाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, यमुना यहां पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आगरा के इसके आसपास से है तो वह जरूर अवगत कराए, क्या ऐसा वास्तव में है कि आगरा में जो यानी यमुना बहती है, मान लीजिए यमुना का जो बहने का बहाव है वह इस तरह से है, लेकिन जो बटुकेश्वर नामक स्थान है वहां पर माना जाता है कि यमुना कुछ इस तरह से बह गई है। यानी मथुरा की जो यानी यमुना की जो दिशा रही है हमेशा यहाँ पर इस तरह से रही है, और यह पश्चिम से अगर पूरब की ओर बही है तो यह बटुकेश्वर नामक स्थान पर जहाँ पर यह स्थान है वहाँ पर यमुना की दिशा यहाँ पर माना जाता है कैसी हो गई है? पूरब से पश्चिम हो गई है। उसके बाद फिर यमुना आगे चली गई है, तो यमुना का बहाव भी यहाँ संपूर्ण यानी कि जहां जहां यमुना बहती है वहां सिर्फ एक ही जगह बटुकेश्वर ऐसी मानी जाती है जहां यमुना किधर पूरब से पश्चिम की ओर बहने लगती है। तो महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। शिव के 101 मंदिर हैं और बटुकेश्वर में ही क्या, यहाँ पर यमुना का भी एक अच्छा इंटरलिंक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पशु मेला भी लगता है, तो बटुकेश्वर नामक स्थान पर पशु मेला भी लगता है। इस बात को भी अपने दिमाग में आप जरूर सेट करके रखेंगे। वाराणसी स्थान बनारस, यानी वाराणसी का जो मेला है बनारस में लगता है। इसकी खास बात सिर्फ इतनी है कि यह गंगा नदी के तट पर लगता है, यानी कि बनारस में गंगा बहती है आप सभी जानते हैं, तो गंगा नदी के तट पर यह वाराणसी मेला का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा यह लगता क्यों है सर? संस्कृति प्रदर्शन, यानी जो हमारे यहाँ पर डांस आदि होते हैं उनका प्रदर्शन, कला का प्रदर्शन, फिर विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं जैसे कि हमारे विभिन्न प्रकार की कला जो है हमारे उत्तर प्रदेश में उनका आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सेरेमनियां यहाँ पर आयोजित होती हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों को दिखाया जाता है और साहित्य के प्रसार के लिए इस वाराणसी मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान देंगे कि ज्यादातर मेलों का आयोजन का जो उद्देश्य होगा वह संस्कृति, कला या फिर साहित्य के प्रदर्शन के लिए ही होगा, इसीलिए मेले लगते हैं। मेले आपको बाजार में जाने के लिए, घूमने के लिए या वहां पर झूला झूलने के लिए मेलों का आयोजन नहीं किया जाता। उसके पीछे कारण होता है संस्कृति का प्रदर्शन करना, कला का प्रदर्शन करना और साहित्य का प्रदर्शन करना। मेलों का ज्यादातरों का यही उद्देश्य होता है, या उस मेले के पीछे कुछ खास वजह रही होगी, जैसे मैं आगे आऊंगा तो उन सब चीजों को आपको बताता रहूंगा। यहां तक आपने बिल्कुल ठीक जाना कि इन सब चीजों का प्रदर्शन किया जाता है कहां पर? वाराणसी मेले में। अगली स्लाइड पर आते हैं और जानते हैं। देखिए, आगरा पर्यटन उत्सव कहां पर लगेगा? नाम से ही आगरा आ रहा है, तो आगरा में है तो इसका आयोजन होगा ही होगा। दूसरी बात कि इसको ताज महोत्सव के नाम से जानते हैं, मतलब ताज मतलब ताजमहल, और वह आगरा में है तो इसे ताज महोत्सव भी कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ताज महोत्सव कहां आयोजित होता है, आप एक बात में कहेंगे ताज महोत्सव आगरा में आयोजित होता है। आगे चलते हैं। यह फरवरी माह में लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ठंड के समय में लगता है। सभी जिलों के प्रमुख चीजों को दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश में जिले हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के स्थानीय चीज प्रमुख होती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर तालों का उद्योग बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर जो कपड़े पर कढ़ाई करने की चीजें हैं वह बहुत ज्यादा होती हैं, कहीं पर नीली चीनी के मिट्टी के बर्तन बहुत प्रमुख होते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर लाया जाता है इस ताज महोत्सव में और संयोजित किया जाता है, फिर उनकी प्रदर्शनी लगाकर उन्हें लोगों को दिखाने का काम किया जाता है। तो सभी जिलों की प्रमुख चीजों से मतलब है कि वहां पर विभिन्न प्रकार के अपनी संस्कृति को, कला को ही दिखाने का काम किया जाता है। होलिकोत्सव, यानी यहां पर ध्यान रखेंगे कि होलिकोत्सव जो है वह होगा कहां पर? मथुरा में होगा। और मथुरा में होने के बाद एक बात ध्यान रखेंगे कि यह मथुरा का वह एक मेला है जिस दिन से होली का आरंभ मान लिया जाता है। मतलब मथुरा में होली कब शुरू हो जाती है? तो आप कहेंगे होली को उत्सव से होली का आरंभ मथुरा में मान लिया जाता है। यह पहला दिन होता है जब इस मेले के माध्यम से कहा जाता है कि बरसाना जो है वहां यानी
मथुरा में, मथुरा जिला में यानी जिला मथुरा ही लगेगा, वहां पर क्या है कि होली आरंभ हो चुकी है। और इसका जो दिन होगा यह कब से होगा, तो यह बसंत पंचमी के दिन से आरंभ हो जाता है। तो कोई समस्या नहीं है, होली को महोत्सव कहां पर, मथुरा में, और इस दिन से होली आरंभ मान ली जाती है बरसाने में या मथुरा में, और यह बसंत पंचमी को पहले दिन लग जाता है। बिल्कुल आसान सी चीज है। आप होली के बारे में तो जानते भी हैं, होली का संबंध बहुत प्रमुख है कहां पर, बरसाना और मथुरा में। देखिए त्रिवेणी महोत्सव कहां पर होगा, सिर्फ याद रखेंगे यह प्रयागराज में होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं त्रिवेणी का संगम ही कहां पर है, तो कहेंगे प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में है। आगे बात करते हैं गंगा महोत्सव, गंगा वाराणसी में। सिर्फ आपको याद रखना है स्थान की, गंगा महोत्सव कहां पर लगता है सर, वाराणसी में लगता है। कबीर मेला, कबीर मेला का जो संबंध है आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कबीर का बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है यहाँ के साहित्य के अंदर। लेकिन कबीर मेला लगता कहां पर है, आप इसे मगहर कह सकते हैं, लेकिन जिला संत कबीर नगर, यानी वह जगह है जहां पर कबीरदास का जन्म हुआ, और मगहर यानी जगह है, और उसके बाद संत कबीर नगर वह जिला होने वाला है। ध्यान देंगे इस बात को कि इस दिन खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा है, यानी जो कबीरदास हैं उनके वहां पर खिचड़ी चढ़ाने का काम किया जाता है। ध्यान देंगे खिचड़ी का संबंध एक जगह और आएगा, जब मैं आपको गोरखपुर के बारे में बताऊंगा, वहां पर भी खिचड़ी बांटी जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मगहर में भी कबीर मेला में खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा की जाती है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रामायण मेला, इसको ध्यान रखेंगे कि इसे राष्ट्रीय रामायण मेला भी कहते हैं। लगेगा कहां पर, चित्रकूट में लगेगा। रामायण राम से मतलब है, तो चित्रकूट में लगेगा। थोड़ा ऐसे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजों को समझ लीजिएगा कि रामायण मेला मतलब चित्रकूट में लग रहा होगा। आगे बात करते हैं और मेलों पर प्रमुख क्या है। देखिए हरिद्वार हरिदास जयंती, और यह वृंदावन में मनाई जाती है, इसी के नाम पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। दरअसल हरिदास के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि संगीत के बहुत बड़े गायक थे हरिदास, और आप इसे कैसे कह सकते हैं कि जो ध्रुपद संगीत होता है ना सर, ध्रुपद संगीत के जनक थे यहाँ हरिदास, और इन्हीं के नाम पर एक मेले का आयोजन वृंदावन में किया जाता है। इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य से आप इनके कितने बड़े व्यक्ति रहे होंगे इसका अनुमान एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा। इनके तानसेन इसके शिष्य हुआ करते थे, उसके अलावा बैजू बावरा भी इनके शिष्य हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितने बड़े व्यक्ति रहे होंगे। माना यह जाता है कि तानसेन और बैजू बावरा बहुत अच्छा गाने में यहाँ पर कौन थे, बहुत नीति निपुण थे, लेकिन इनसे भी ऊपर इनके गुरु कौन थे, हरिदास। तो गुरु ही होता है, आप इस बात को सभी अच्छी तरह जानते हैं। हरिदास के बारे में कहा जाता है कि किसी समय जब तानसेन अकबर मुगल काल के अंदर यानी सम्राट के यहाँ पर गायन का काम किया करते थे, तो तानसेन के गीतों से यहाँ पर प्रभावित होकर मुगल काल के सम्राट ने कहा था एक बार कि मैं आपके गुरु से सुनना चाहता हूं। नहीं, ऐसा था कि यहाँ पर तानसेन के यहाँ पर गायन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे मुगल सम्राट, और यहाँ पर प्रभावित होकर जब तानसेन से इनकी प्रशंसा की गई तो तानसेन ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझसे बहुत कई गुना अच्छा तो मेरे गुरु गाते हैं जिनका नाम है हरिदास। तब मुगल सम्राट ने कहा कि हरिदास को हम अपने दरबार में सुनना चाहते हैं। तो हरिदास के पास जब यह बात पहुंचाई गई तो हरिदास ने कहा कि मैं अपने शौक के लिए गाता हूं, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मुझे अपने दरबार में गायन का काम कराने के लिए वादित कर सके। और यह अकबर यहाँ पर बहुत कोशिश करके मर गया था कि एक बार हरिदास मेरे दरबार में आकर गाना गाएं, लेकिन हरिदास ने कभी भी अकबर के दरबार में जाने का यानी मुगलों के दरबार में जाकर गाने का काम नहीं किया था। ऐसी काबिलियत थी यहाँ पर हरिदास की। फिर भी ध्यान रखेंगे कि यह कहां पर इनके नाम से मेला लगता है, वृंदावन में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला, तो देखिए यह जिला जो लगेगा ना, ध्यान देंगे सभी लोग कि जिला जो होगा गढ़मुक्तेश्वर का हापुड़ होगा। और हापुड़ का मतलब कि यह हापुड़ मेरठ वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। और गढ़मुक्तेश्वर पहली बात तो यह गंगा पर लगता है, गंगा मेला लिखा भी है, लेकिन यह मेला शिव से संबंधित होगा, मतलब शिव जी से संबंधित है, गंगा पर लगता जरूर है। और इसका उल्लेख भगवत पुराण में मिलता है। मतलब कितना पुराना मेला होगा, भगवत पुराण में भी इस गढ़मुक्तेश्वर मेले का उल्लेख मिलता है। तो बहुत वर्षों से चला आ रहा होगा गढ़मुक्तेश्वर का मेला। इस बात को भी आप आसानी से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर यहाँ पर कहाँ, हापुड़ के अंदर लगता है।
नौचंदी मेला मेरठ, जो व्यक्ति आसपास के होंगे जानते होंगे कि एक ट्रेन भी नौचंदी के नाम से जानती है मेरठ, मतलब यह नौचंदी मेला कहाँ, मेरठ में आयोजित होता है। इसे होली के बाद मनाते हैं, याद कर लीजिएगा आवश्यकता हो, लेकिन प्रश्न यही पूछा जाएगा नौचंदी मेला मनाया कहाँ जाता है, आप कहेंगे यह मेरठ में मनाया जाता है। यह माता देवी से संबंधित है, कोई खास बिंदु नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिएगा, प्रमुख वही होगा कहाँ मनाया जाता है। कलिंजर मेला, कलिंजर मेला कहां पर मनाया जा रहा है, आप कहेंगे बांदा। थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यह हमारे उत्तर प्रदेश के दूसरे एरिया से हो गया है, मतलब कलिंजर मेला बांदा में मनाया जाता है। यह मेला महादेव संबंधित मेला है, यह भी कोई नई बात नहीं है। फिर याद रखेंगे अगला कजली, कजली मेला महोबा के अंदर मनाया जाता है, और महोबा मतलब उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, इसे ऐसे समझ लीजिएगा कि वहां पर परमार वंश जो था उसके दो बहुत बड़े योद्धा हुए थे जिनका नाम था आला उदल, और आला उदल ने जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, बहुत जबरदस्त इन आला उदल की कहानी रही है, वीरतापूर्ण इनकी कहानी रही है। इनके युद्ध के चर्चे इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, और इन जैसा वीर शायद ही इतिहास में कुछ चुनिंदा लोग रहे हों। तो यह कजली मेला जो है महोबा में आयोजित किया जाता है, यह शौर्य पर आधारित है। किसका शौर्य? आला उदल के शौर्य पर आधारित है कजली मेला। ध्यान रखेंगे कहां पर लगता है, यह महोबा में लगता है, और आला उदल के शौर्य पर आधारित है। बहुत ज्यादा वीर हुआ करते थे आला उदल, कभी समय मिले तो एक बार इनका इतिहास पढ़ने की चेष्टा जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अगली स्लाइड पर आता हूं और आपसे एक दो मेले पर बात और करता हूं। जो अगला मेला होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, वह होगा लठमार होली। मतलब कोई समस्या ही नहीं है, मैंने पहले कहा है कि होली का संबंध तो बनारस से यानी बरसाना से बहुत ज्यादा यहां पर गहन रहता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, याद करना होगा, कोई समस्या नहीं। श्रींगपुर राम मेला यह फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना होगा सिर्फ। उसके अलावा खिचड़ी मेला, मतलब मेले का नाम है खिचड़ी, कहाँ? गोरखपुर में लग रहा है। मतलब ध्यान रखेंगे, अब योगी आदित्यनाथ जी हैं खिचड़ी मेला, तो जो साधु संत होते हैं खिचड़ी को पसंद करेंगे ही करेंगे, और संबंध जो योगी आदित्यनाथ का है कहाँ पर? गोरखपुर से ही है। याद करने के तौर पर हम ऐसे इससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। खिचड़ी मेला कहां पर लगता है? गोरखपुर में लगता है। सुलह कुल कहां पर लगता है सर? आगरा में लगता है। इंपोर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, सुलह कुल जरूरी होता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या है? यहां पर हम कहेंगे सुलह कुल का मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यह क्लास पढ़ी होगी, देखी होगी, आपसे आशा भी करता हूं बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक दो बार लिख लीजिएगा, मैंने महत्वपूर्ण सभी मेले इसके अंदर करवाए हैं, और फिर से एक बार कहूंगा कि इंतजार करिएगा 15 अगस्त के उस दिन का, जिस दिन मैं आपके सामने इतिहास लेकर आ रहा हूं, और सिर्फ इतिहास ही नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न क्यूज के माध्यम से दिया करूंगा आपको प्रतिदिन। जो पढ़ाऊंगा उसकी तुरंत क्यूज के माध्यम से आपको 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, पूरी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरे पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स के बाद आप क्यूज लगाएंगे और जानेंगे कि जितना मैंने कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का क्लियर किया था उसमें आप कितना कर पा रहे हैं, और मैं आपको साथ के साथ पीडीएफ भी देता रहूंगा। इस पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सुसज्जित होकर, संगठित होकर, एकत्रित होकर, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ हम काम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ आपकी सफलता, और आप भी हमें इसी तरह सपोर्ट करेंगे, प्यार देते रहेंगे। हम आपसे मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।